हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लॉ स्टोरीज। जैसा कि आप जानते हैं, केशवानंद भारती केस हमारे यहाँ इंडियन डेमोक्रेसी और इंडियन जुडिशरी में कितना अहम रोल देता है। और आज ये अप्रैल 2020 में इस केस के 47 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। तो इस 47 ईयर्स के बाद मीन्स ये 1973 का केस है। उसके बाद पहला केस जो है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। इस जजमेंट के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, क्या था, कैसा था और केशवानंद कौन थे, नानी पालकीवाला कौन थे। लेकिन सन 1973 के बाद ही इस केस को फिर से 13 जजेस की बेंच ने कुछ स्टेट के एडवोकेट जनरल कहने पर फिर से रिव्यू के लिए देखा। तो जो ये दोबारा रिव्यू वाली कहानी थी, इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। तो ये किसी जर्नल में इसको रिपोर्ट नहीं किया गया इस केस को, लेकिन ये केशवानंद भारती पार्ट 2 के नाम से ये केस फेमस हुआ। तो आज इसी के 47 ईयर्स कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में ही मैं आपको इस पार्ट 2 की कहानी थोड़ी सी बताना चाहता हूँ कि इसमें रिव्यू में आखिर हुआ क्या था। तो चलिए देखते हैं कि केशवानंद भारती पार्ट 2 में क्या था। जैसा कि हम जानते हैं, केशवानंद भारती केस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में बताता है, जो कि ये कहता है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बैरिंग सर्टेन फंडामेंटल फीचर्स। मतलब कि पार्लियामेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल फीचर्स दिए गए हैं उनको छोड़ के बाकी किसी भी चीज़ में अमेंड कर सकती है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी शुरू होती है 1973 से 2 साल पहले की, जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। उस समय क्या हुआ था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी रायबरेली कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन में प्रत्याशी के तौर पर खड़े होने को रद्द कर दिया था। तो ठीक इसके बाद मिसेस गांधी ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट के ऑर्डर को स्टे करा लिया और प्रेसिडेंट के एड एंड एडवाइस पर देश में इमरजेंसी घोषित कर दी। ठीक है। फिर इसके ठीक बाद क्या हुआ, और उसी दौरान इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास कर दिया। मीन्स उन्होंने संविधान में एक संशोधन करवाया, 39th संशोधन। मतलब इसके पहले 38 संशोधन हो चुके थे। इस अमेंडमेंट में उन्होंने यह ऐड करवा दिया कि प्रेसिडेंट हो या फिर प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर ऑफ द हाउस, मतलब ये जो तीनों कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट है, इनसे रिलेटेड अगर कोई भी डिस्प्यूट होगा तो उसे एक अप्रोप्रिएट फोरम द्वारा देखा जाएगा, न कि एनी कोर्ट ऑफ लॉ ऑन एनी ग्राउंड। मतलब अगर कोई डिस्प्यूट होता है इन सब के बीच में, अगर ये प्रेसिडेंट, पीएम और स्पीकर ऑफ द हाउस से रिलेटेड है, तो उसके लिए गवर्नमेंट मीन्स पार्लियामेंट एक अलग से फोरम बनाएगी और वही इस डिस्प्यूट को देखेगी। किसी भी कोर्ट में भारत के ये इस मामले को सुना ही नहीं जाएगा। तो मतलब ये किस बेस पे, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अब इंदिरा गांधी और हमारे सुप्रीम कोर्ट में एक तरीके से युद्ध छिड़ गया था। तो उन्होंने यहाँ पर एनी ऐड करवा दिया, मतलब किसी भी कोर्ट में, चाहे वह कोई भी कोर्ट हो इंडिया की, एंड किसी भी ग्राउंड पर नहीं। इसमें तत्कालीन विवाद भी शामिल होंगे जो पेंडिंग हैं अभी तक। तो हमें यह जान लेना चाहिए कि उस समय हमारी सुप्रीम कोर्ट बहुत एक्सपीरियंस नहीं थी, बस कुछ ही साल हुए थे और जज भी उतनी संख्या में नहीं होते थे जितने कि आज हैं। मतलब उस समय टोटल जजों की संख्या ही 13 थी, जबकि आज हम जानते हैं कि हमारे पास 33 जजेस हैं। इस अमेंडमेंट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को इनइफेक्टिव बना दिया, जैसे उन्होंने 39th अमेंडमेंट किया था। और अब इस अमेंडमेंट की वजह से क्या हुआ कि ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन है, इसकी अपील भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं की जा सकती थी, क्योंकि उन्होंने कह दिया था इस अमेंडमेंट में कि किसी भी ग्राउंड पर कोई भी चैलेंज नहीं होगा किसी भी कोर्ट में। तो अब इस अमेंडमेंट को ही लोगों ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया कि ये अमेंडमेंट ही सही नहीं है। और इसके लिए उन्होंने इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण का केस हुआ सन 1975 में। तो फिर इसके बाद क्या हुआ, कोर्ट ने 7 नवंबर 1975 को इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को स्ट्रक डाउन कर दिया बाय यूजिंग द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन प्रोपाउंडेड इन केशवानंद भारती केस।
तो कोर्ट ने यही ग्राउंड रखा और कोर्ट ने कहा कि 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिस्ट्रिक्ट द कोर्ट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके बाद भी गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को मानने से इनकार करती रही और इस डिसीजन के कुछ ही समय बाद उस समय के सीजीआई जस्टिस रे ने उस समय के सभी 13 जजों के साथ स्पेशल बेंच बनाई केशवानंद भारती के डिसीजन को रिव्यू करने के लिए। इसके बाद फिर यह हुआ, आपको यह भी जान लेना चाहिए कि इसके पहले जब केशवानंद भारती पार्ट 1 केस हुआ था तो उसमें पूरे 13 जज उसमें भी थे, लेकिन अभी जो 13 जजों की बेंच बनी है इसमें से 8 जज नए हैं, मतलब ये 8 जज उस समय थे ही नहीं। फिर नानी पालकीवाला जिनके फेवर में पहला डिसीजन गया था वो फिर आए और उन्होंने काफ़ी तर्क वितर्क के साथ ज़ोर शोर से आर्ग्यू किया इन 13 जजों के सामने। पूरे 2 दिन तक आर्गूमेंट चला और फिर इसके बाद क्या हुआ कि ये सब ख़त्म हो गया। फिर एक समय इसी पर लेक्चर देते हुए जस्टिस RF नरीमन ने कहा कि केशवानंद केस में आर्ग्यू करते हुए पालकीवाला के हाथ में 41st अमेंडमेंट बिल की कॉपी थी जो अभी तक लॉ नहीं बना था, करता है उस पर किसी भी क्राइम के लिए इंडिया में ट्रायल नहीं चलेगा। पालकीवाला ने यह कहा कि ये असंगत है कि कोई व्यक्ति भले ही एक दिन के लिए इन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर आ जाए तो उसके रेस्ट ऑफ लाइफ के लिए उस पर ट्रायल ही नहीं चलेगा। फिर हियरिंग के समय कुछ लोगों ने पूछा कि किसने ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई। इस पर CJI रे ने, जो हमारे चीफ जस्टिस उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रे थे, उन्होंने पालकीवाला की तरफ देखा और कहा कि यू डिड, मतलब आपने बनाया है। पालकीवाला ने कहा नहीं, क्योंकि ये पहले वाले केशवानंद भारती केस में डिसीजन तो मेरे ही फेवर में आया था, तो मैं अपने डिसीजन को क्यों चैलेंज करूंगा। तब फिर जस्टिस रे ने कहा कि स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड गुजरात की गवर्नमेंट ने वहाँ के एडवोकेट जनरल के कहने पर यह रिव्यू के लिए किया गया है। तो यही रीज़न था जिससे अदर जजेस को लगा कि बेंच बननी चाहिए और उन्होंने बेंच बनाई। और इस तरह हियरिंग के तीसरे दिन चीफ जस्टिस रे कोर्ट में आए एंड उन्होंने सिंपली अनाउंस किया कि बेंच डिसॉल्व्ड। ठीक है, मतलब बेंच अब यहाँ से ख़त्म होती है, जो डिसीजन था हमने दे दिया है। दुर्भाग्यता हम ये कह सकते हैं कि केशवानंद भारती पार्ट 2 केस में इसको किसी भी रिपोर्टर जनरल ने नहीं प्रिंट किया गया है, लेकिन 13 जजेस की बेंच में से एक जज रहे HR खन्ना ने बाद में ये कहा कि नानी पालकीवाला की एडवोकेसी की प्रशंसा उन्होंने ये कहते हुए किया कि उन्होंने एक तर्क उसमें एक स्टेटमेंट दिया था नानी पालकीवाला के लिए कि उस समय क्या हुआ था जब वो हियरिंग कर रहे थे नानी पालकीवाला, तो उन्होंने कहा कि इट वाज नॉट नानी हु स्पोक, इट वाज डिविनिटी स्पीकिंग थ्रू हिम। तो मतलब नानी पालकीवाला आप जानते हैं काफ़ी अच्छे एडवोकेट वो रहे हैं। और ठीक इसके बाद क्या हुआ कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया और फिर इसके बाद आया हमारे यहाँ मिनर्वा मिल्स का केस, मिनर्वा मिल्स वर्सेस स्टेट यूनियन ऑफ इंडिया। और इसमें आप जानते हैं कि डिसीजन को क्या किया, इस डिसीजन को स्ट्रक डाउन कर दिया गया था कोर्ट के द्वारा। और उसके बाद फिर जब हमारे यहाँ मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट बनी तो पार्लियामेंट ने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को रिपील्ड कर दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि केशवानंद भारती पार्ट 2 केस हैज़ सेव्ड अ सेकेंड टाइम टू इंडियन डेमोक्रेसी। तो ये थी कहानी केशवानंद भारती पार्ट 2 केस की, जो कि फिर से 13 जजों की बेंच बैठी थी इस केस को रिव्यू करने के लिए। तो इसमें कुछ हुआ नहीं, बस उन्होंने ये कहा कि जो चीज़ें हैं पहले से केशवानंद भारती पार्ट 1 में डिसीजन दिया गया था वो सही है, सब कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। थैंक यू सो मच।